हेलो दोस्तों। मैं चाहता हूँ आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करें। स्टेट्स ऑफ मैटर देखने में बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन ये यूपीएससी में सवाल पूछे जाते हैं इस पर। और ऐसे सवाल होते हैं कि जो बिल्कुल बुनियादी सवाल, लेकिन सिंस आपने थोड़ा सा डिटेल में नहीं पढ़ा होता, गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो यही हमारा छोटे छोटे अटैम्प्ट्स हैं और यही ऐसे दो दो नंबर हमने जैसे खींचने हैं यूपीएससी की तरफ से अपनी तरफ। ठीक है, ओके, चलो शुरू करते हैं। पहले स्टेट्स ऑफ मैटर में पहले आपको पता है कि 5 फेजेज जो जाने जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बचपन से पढ़ते आए हो। एनसीईआरटी भी बताती है। एनसीईआरटी में प्लाज्मा और अब एक बोज आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट भी डाल दिया गया है। पांचों चीज़ें जो नौवीं की एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। तो अब इनमें क्या बेसिक में डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चर में डिफरेंस है और इनकी डेंसिटीज़ में। बिल्कुल कोई टाइटली पैक्ड है, कोई बिल्कुल लूजली पैक्ड है ना, एकदम लूज है। तो अकॉर्डिंगली ये 5 तरह की चीज़ें बनी। अगर आपको सबसे ठंडे से सबसे गर्म लगाना हो, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। दिस इज़ द कूलेस्ट, जो बोज आइंस्टाइन इज कूलेस्ट। देन उसके बाद अगर तापमान बढ़ेगा तो थोड़ा, जैसे अगर सबसे ठंडा इसको माने, उसके बाद थोड़ा गर्म, उसके बाद और गर्म प्लाज्मा तो इज़ वेरी वेरी हॉट। ठीक है, तो ये अगर ये आपने बढ़ती हुई गर्मी के हिसाब से लगाया इसको, तो ये हमारे पास 5 चीज़ें होती हैं। चलो अब आगे देखते हैं। अब एक आपके पास यहाँ सवाल आता है, मैं यहाँ पे बहुत ऑफन पूछा गया है, यूपीएससी में 2 बार पूछ चुके हैं प्रीलिम्स में पुराने ज़माने में, कि ग्लास क्या है? ग्लास सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर ये गैस है? ग्लास है ना, ग्लास देखने में लगता सॉलिड है, लेकिन जो इसके जो ट्रांसपेरेंसी वाले फीचर्स हैं लिक्विड जैसे हैं। तो क्या है क्या ग्लास? ये अंत में देखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आगे। सॉलिड्स की बात करते हैं। बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, जो बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, सब कुछ समान। और इसमें काइनेटिक एनर्जी, जो अंदर जो पार्टिकल्स जो पैक्ड है, ये बिल्कुल टाइटली पैक्ड है। टाइटली पैक्ड होने के कारण उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत लो है। काइनेटिक एनर्जी कब आती है? जब चीजें मूव कर रही होती है, व्हेन दे आर इन मोशन। जब स्पीड ही नहीं होगी, मोशन ही नहीं होगी पार्टिकल्स की, तो क्या काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगी। इसलिए सॉलिड्स की काइनेटिक एनर्जी लो है। उसके बाद देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं, लेकिन जो एटम्स हैं वो फिक्स्ड हैं, वो मूव नहीं कर सकते, उनमें वाइब्रेशन बहुत लो है। और इसलिए सॉलिड्स की डेफिनेट शेप है, और इसीलिए इन पे प्रेशर लगाने से इनकी वॉल्यूम नहीं बदलती, जितनी वॉल्यूम उतनी रहेगी। लिक्विड्स में देखें थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है सॉलिड के कंपैरिजन में। और जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक पर्टिकुलर अपनी जगह पे जो नहीं टिके हुए, लेकिन क्लोज हैं, फिर भी क्लोज हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बिखर गए, फैल गए, जैसे गैस में फैल जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो लिक्विड्स की इसलिए डेफिनेट वॉल्यूम होती है, वो ऊपर नीचे, जैसे लेट्स से कि ऐसे वाले ग्लास में डालोगे ऐसे हो जाएगी, जब ऐसे वाली प्लेट में डालोगे ऐसे हो जाएगा। तो वो शेप बदलती रहेगी, लेकिन वॉल्यूम एक डेफिनेट है। तो इसलिए जैसे जब आप पेट्रोल डलवाते हो तो लीटर्स में डलवाते हो, लीटर वॉल्यूम के हिसाब से होता है। तो आप केजी के हिसाब से नहीं डलवाते, या फिर आप ऐसा नहीं बोलते कि आप मुझे ये एक मेरे को लेट्स से एक ग्लास डाल दो, है ना। एक ग्लास डालने की बात करोगे तो क्या होगा? वॉल्यूम की बात होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ग्लास का साइज कैन वेरी। ग्लास कैन बी ऑफ दिस साइज, ग्लास कैन बी ऑफ लेट्स से दिस साइज। कौन से ग्लास के? तो आपको यू विल हैव टू स्पेसिफिकली टेल हाउ मच वॉल्यूम। तो इसलिए लिक्विड्स वॉल्यूम में डील करते हैं, और लिक्विड्स को इसलिए कंप्रेस करना मुश्किल है, क्योंकि वॉल्यूम जो है स्पेसिफिक है। और उसके बाद पार्टिकल्स, इनमें जो जगह है मूव करने की पार्टिकल्स के पास, लेकिन इतनी भी नहीं कि बिल्कुल अलग अलग हो जाए, इसीलिए इनकी इनडेफिनेट शेप होती है। जो जिस भी जगह पर डालते हैं, जिस भी तरह के कंटेनर में, उसमें वो उसका शेप ले लेते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पर। और लिक्विड्स में आपको मैं कुछ चाहता हूँ बताना, और कि जैसे लिक्विड्स एक बॉयंट फोर्स लगाते हैं, अपवर्ड बॉयंट फोर्स। लेट्स से जो कोई चीज़ होगी जो लिक्विड में डली होगी, जैसे मान लो ये लिक्विड है, इसमें कुछ चीज़ डली होगी, आपने डाल दी, तो ये अपवर्ड एक फोर्स लग रही है, इसको बॉयंट फोर्स कहते हैं। ये ऊपर की तरफ पुश करती है। अगर जो ये भार है इसका, लिक्विड जो ये सामान आपने ड्रॉप किया, इसका वेट भी नीचे लग रहा है, इसका ना भार लग रहा है नीचे, अगर इसका वेट और ये बॉयंट फोर्स अगर मैच हो जाए तो चीज़ तैरती है। अगर वेट जीत जाएगा तो चीज़ सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। तो इसीलिए बॉयंट फोर्स काम करती है, और बॉयंट फोर्स को आर्किमिडीज ने, आपको पता है, डिस्कवर किया था। और ये जनरली, अब ये एक और यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं चाहता हूँ बताना, कि जो पार्टिकल्स हैं जैसे जो लिक्विड के, उनमें जो आपस में अट्रैक्शन थोड़ी कम है, जैसे कंपेयर टू सॉलिड से बिल्कुल चिपके हुए हैं ना। तो जो लिक्विड्स के पार्टिकल में जो इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन, आपस में जो अट्रैक्शन थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट है। इसीलिए बार बार ये ड्रॉप्स बनाते हैं। तो ड्रॉप्स जो बनती हैं वो इसी कारण बनती हैं, क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है। ठीक है, गैसेस पे आते हैं क्विकली। गैसेस के बारे में बात करें, इनमें काफ़ी ज़्यादा आपस में स्पेस अवेलेबल है। तो अब यहाँ पर गैसेस के में, अब सिंस ये स्पेसेस बहुत अवेलेबल है, काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है, इसलिए ये इनडेफिनेटली फैलती जाती हैं गैसेस, कि अगर इनको ना रोका जाए, अगर किसी कंटेनर में अगर समा देने की ट्राई की जाए, तो कंटेनर की शेप बिल्कुल कंटेनर में सब जगह फैल जाएंगी। अदरवाइज कंटेनर नहीं होगा तो ये फैलती ही जाएंगी।
एंड उसके बाद गैसेज में एक और बात यहाँ पे क्या है कि अगर ये प्रेशर लगाया जाएगा तो इन पे तो वॉल्यूम इनकी घट जाएगी, तो प्रेशर लगाने से वॉल्यूम घट जाती है, जो स्पेसेस जो घट जाते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स नज़दीक आ जाते हैं एंड कॉलिजन्स इंक्रीज हो जाते हैं, और क्योंकि और इसीलिए प्रेशर लगाने से कॉलिजन्स इंक्रीज होते हैं तो गैसेज गर्म भी हो जाती हैं। एंड इसी कारण से अगर देखा जाए, अगर मान लो कि कंटेनर की शेप कांस्टेंट है और अगर इसका तापमान बढ़ाया जाए तो क्या होगा, तो इनमें स्पीड जो आपस में पार्टिकल बहुत रैपिडली यहाँ भागेंगे तो क्या होगा, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर से प्रेशर बढ़ जाता है, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो यहाँ पर जो ये अब गैसेस की से ना डेफिनेट वॉल्यूम ना डेफिनेट शेप है, प्लाज्मा इस पर आते हैं। जो बेसिक सी बातें तो खत्म हुई, यहाँ प्लाज्मा की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ये एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है अर्थ पे नहीं नज़र आती हमें, क्योंकि बहुत ही हाई इसमें एनर्जी चाहिए, बहुत ही हाई हीट चाहिए, और ये कॉमन स्टेट ऑफ मैटर है यूनिवर्स की, क्योंकि सन वगैरह में नज़र आती है हमें। और प्लाज्मा जनरली क्या है, ये हाईली चार्ज पार्टिकल्स हैं और एक्सट्रीमली हाई काइनेटिक एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हैं ये। एंड जैसे जनरली क्या होता है, जो आप देखते हो ना, जो ग्लो साइंस होते हैं, ग्लो साइंस जो चमक रहे होते हैं दूर से, वहाँ पे जनरली उनके अंदर नोबल गैसेज हैं। हमारी नोबल गैसेज मतलब जैसे इनर्ट गैसेज बोलते हैं इनको, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। जनरली इनको क्या करते हैं, इनको इलेक्ट्रिसिटी इनके थ्रू पास की जाती है तो बहुत गर्म हो जाती हैं, आयनाइज हो जाती हैं, चमकना शुरू कर देती हैं, तो ग्लो साइंस बन जाते हैं जनरली। अब सिंस ये इनर्ट गैस है, ये जलती नहीं है, दे डू नॉट बर्न अप, ये जलती नहीं है, इसलिए ये चमकती रहती हैं बहुत देर तक। जो आपके ग्लो साइंस हैं इसीलिए वो बहुत टाइम तक देखोगे आप जलते रहते हैं। ठीक है, और प्लाज्मा स्टेट में है वो, और इसीलिए जनरली देखा जाए तो जो स्टार्स हैं आपके, स्टार्स भी क्या हैं आपके, सुपर हीटेड बॉल्स ऑफ प्लाज्मा है। वो चमक रहा है, इतनी बुरी तरह चमक रहा है, इतना गर्म है, उतना ज़्यादा वो हीट के साथ साथ वो लाइट भी एमिट कर रहा है। अब इंडिया और प्लाज्मा का एक ताल्लुकात है बहुत ज़रूरी। एक ITER, एक ना इंटरनेशनल एक रिएक्शन, एक चाहते हैं ऐसा एक थर्मल एक पूरा वो एक प्रोसेस बना रहे हैं, एक फ्यूजन रिएक्टर बना रहे हैं, जहाँ पर 35 के आसपास कंट्रीज मिलकर चाहती हैं कि अर्थ पर फ्यूजन रिएक्शन करना, ताकि जो उससे फ्यूजन जो होगा, देखो एक तो होता है ना फिशन जो आपका जो न्यूक्लियर फिशन होता है जिसके थ्रू आप बिजली बनाते हो यूरेनियम वगैरह से, तो वहाँ पर तो पार्टिकल टूट रहा है ना, पार्टिकल टूट रहा है, एक आपका जो एटम है इट इज़ ब्रेकिंग डाउन। लेकिन अगर जैसे जो सन में हो रहा है, सन में क्या हो रहा है, दो हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं, जो हाइड्रोजन के एटम्स मिल जाते हैं आपस में, तो ये हीलियम का एटम बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। चीज़ें जो आपस में जब ये मिल रही हैं, आपस में दो एटम्स मिलते हैं तो हीलियम बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसको फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूज़ है ना, ये फ्यूज़ हो गए। तो एक ITER एक ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन चाहते हैं करना अर्थ पर। इंडिया उस पर्टिकुलर रिएक्शन का एक जो पूरा जो ITER चल रहा है प्रोसेस, जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इंडिया उसका मेंबर है। तो अब ये ITER में इंडिया क्या, जनरली अगर ITER के बारे में थोड़ा जान लो, ये UPSC एक बार पूछ चुके हैं और प्री में थोड़ा, लेकिन पहले की बात है। तो ये जनरली इलेक्ट्रिसिटी चाहते हैं बनाना फ्यूजन रिएक्शन से, क्योंकि अर्थ पर अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अगर फ्यूजन करने की अगर बन गई अगर पॉसिबिलिटी, तो हम वाटर से भी हाइड्रोजन बनाकर फ्यूजन कर सकते हैं, बहुत सारी एनर्जी ड्राइव कर सकते हैं। सन देखो, सन भी चलता है फ्यूजन पर, इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है, और इसीलिए जो यही प्रोसेस है जो सन और वगैरह स्टार्स को चला रहा है और हाइड्रोजन को हो रहा है, और हाइड्रोजन को कंबाइन करके हीलियम बना रहे हैं। ITER में जो 35 के आसपास कंट्रीज हैं, इंडिया भी उसका मेंबर है, क्योंकि इंडिया यहाँ पर कुछ सप्लाई कर रहा है। इंडिया क्या सप्लाई कर रहा है, इंडिया 9 डिफरेंट तरह के पैकेज सप्लाई कर रहा है, इंक्लूडिंग क्रायोस्टैट कूलिंग वाटर सिस्टम। क्योंकि देखो जिस कंटेनर में फ्यूजन रिएक्शन करने की अटेम्प्ट हो रही है, वो कंटेनर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। उस कंटेनर को कैसे ठंडा रखा जाए, है ना, ये कैसे ठंडा रखा जाए, इसकी टेक्नोलॉजी इंडिया दे रहा है कि कैसे ये जो यहाँ पे अंदर जो हीट मेंटेन रहे, कैसे हीट मेंटेन रहे, क्योंकि अगर हीट अगर यहाँ ड्रॉप होगी तो फ्यूजन नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा पहले गर्म करना पड़ेगा, प्लाज्मा बनाना पड़ेगा, तभी फ्यूजन होगा। तो ये कैसे प्लाज्मा बना रहे, इसकी टेक्नोलॉजी इंडिया दे रहा है। क्रायोस्टैट कूलिंग वाटर वेसल की जो शील्डिंग ब्लॉक्स है, रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्सेज एंड अदरवाइज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इंडिया दे रहा है। क्रायोस्टैट क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा, ये अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा स्टेनलेस स्टील वैक्यूम एक वेसल है, एक कंटेनर है, और ये क्या करता है, ये सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स हैं इसमें, जो कि ITER जो कि जिसमें पूरा फ्यूजन रिएक्शन होगा, जो चेंबर है उसको क्रायोजेनिकली कूल करने की ट्राई कर रहा है। और हमारा ये जो कौन सप्लाई कर रहा है, ये एक IPR हमारा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, ये अहमदाबाद में बेस्ड है और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है। ये सारा का सारा ये जो क्रायोस्टैट पर काम कर रहे हैं एंड ये सारा का सारा प्लाज्मा मेंटेन करने के ये बहुत ही ज़्यादा माहिर हैं दुनिया। इन्हीं के कारण इंडिया को
एंट्री भी मिली ITER नामक एक प्रोजेक्ट में। ठीक है दोस्तों, अब हमारी आखिरी जो चीज़ है वो है बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। इस पर हमने आपको एक प्रीमिक्स में सवाल भी पूछा हुआ है। तो ये 1995 में बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट बनाया गया था पहली बार। ये सुपर कूल्ड एक चीज़ है और यहाँ पर क्या होता है, लेजर्स, मैग्नेट्स वगैरह बहुत कुछ लेकर एक रूबीडियम का एग्जाम्पल लिया गया, उसको बिल्कुल ही एब्सोल्यूट जीरो, मतलब 0 केल्विन, मतलब कि -273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दिया गया। और वो देखा गया अब क्या होगा, क्योंकि जब देखो इतना ठंडा कर दिया, जैसे आपको मैं सिंपल से भाषा में चाहता हूँ समझाना, जब बहुत सारी हीट होती है तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं ना, गैसियस फॉर्म में होते हैं, और हीट कर देते हैं हम प्लाज्मा बना देते हैं। लेकिन जैसे जैसे ठंडा होना शुरू होते हैं, थोड़ा थोड़ा नज़दीक आ गए लिक्विड फॉर्म में, और ठंडा होना शुरू हुए, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, सॉलिड बन गया। अगर मैं इसको और ठंडा कर दूं तो क्या होता है, एक ये सारे के सारे एटम्स एक बड़ा एटम बना देंगे, इसको सुपर एटम कहा जाता है। एंड ये सुपर एटम क्या है, बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। अगर ऐसा हो पाएगा तो BEC बन जाएगा। ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी थी पहले, लेकिन 1995 में कर दिखाया, 2001 में इन साइंटिस्ट को और जो नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है, ओके। और ये एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे क्या होता है, सारी की सारी मोशन रुक चुकी है, बिल्कुल कोई मोशन नहीं है, सारे के सारे एटम थम चुके हैं और एक बड़ा एटम बना दिया, इसका नाम रखा गया सुपर एटम। और इसलिए सारे एटम एक दूसरे के पास आ गए, दे क्लम्प टुगेदर, एक लंप बना दिया, और इसलिए उस एटम का नाम क्या रखा गया, सुपर एटम। जो इसलिए BEC में, मैं आपको BEC क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जिसमें जो बोस हैं ये हमारे इंडिया के साइंटिस्ट हैं, इनका 125वां जन्मदिन है, जानना जरूरी है। ठीक है, ओके। और इसीलिए अगर ना BEC बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ने में बहुत काम करता है एक बड़े लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक, वरना क्वांटम मैकेनिक्स नजर नहीं आती ऐसे। और उसके बाद लाइट को भी देखा जाए, ये आइंस्टाइन ने थ्योरी प्रेडिक्ट की थी कि लाइट भी जब BEC से गुजरेगी, एक ऐसा मीडियम बना हुआ BEC, तो लाइट भी पार्टिकल और वेव में टूटती नजर आएगी आपको, और लाइट स्लो डाउन हो जाएगी। लाइट को स्लो डाउन करना वरना आसान नहीं था। और उसके बाद यहाँ पर एक सुपर फ्लूइड बन जाता है, ऐसा एक फ्लूइड है BEC जिसमें फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल स्मूथ एक चीज़ है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, और इसीलिए अगर BEC की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये BEC क्या करता है कि ब्लैक होल्स की स्टडी में भी हमारी हेल्प कर सकता है। ओके, चलो। और इसके बारे में, ये किसके नाम पर रखा गया था, ये सत्येंद्र नाथ बोस। ये बहुत बच्चों ने JC बोस को टिक किया, जगदीश चंद्र बोस, अरे नहीं, जगदीश चंद्र बोस भी फिजिसिस्ट थे इंडिया के, लेकिन उन्होंने इस पर काम नहीं किया था। सत्येंद्र नाथ बोस अलग है। ये इनका 125वां जन्मदिन है इस साल, 1894 में पैदा हुए थे। तो इस बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल आ सकते हैं आने वाले सालों में। और इन्होंने जो इनके नाम पर ही बोसॉन पढ़े थे, जैसे हिग्स बोसॉन आपने नाम सुना होगा, हिग्स बोसॉन भी एक तरह के बोसॉन, एक फंडामेंटल पार्टिकल्स ही हैं जो कि सत्येंद्र नाथ बोस जी ने प्रिडिक्ट किए थे। ठीक है, और इनकी जो बेसिक जो इन्होंने अपनी थ्योरीज दी थी वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को लिख के दी, चिट्ठी लिख के दी। एल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत पसंद आई थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनको पब्लिश करवा दिया था। इसी कारण से आगे चला आइंस्टाइन का ही प्रोजेक्ट। और इनकी एटम्स पर भी और लाइट पर भी इनकी थ्योरी अप्लाई होती है। आपका बेसिक बुनियादी सवाल, ग्लास क्या है, ग्लास ये रह गया वहीं पर ही। ग्लास ना तो लिक्विड है ना, इसको सुपर कूल्ड लिक्विड ये वो कहते हैं, ना ही ये सॉलिड है। ग्लास क्या है, ग्लास एक अमॉर्फस सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड, ये अलग ही कैटेगरी है। अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, ये इन बिटवीन है दोनों स्टेट्स ऑफ मैटर के, ना तो ये ठंडा, ना तो ये इतना कूल्ड है कि लिक्विड जो सॉलिड कहलाए, ना ही ये थोड़ा इन बिट ऐसा है कि ये लिक्विड कहलाए, फ्लो करता हो। ठीक है, और इसीलिए जो ग्लास लाइक जो लिक्विड प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे जनरली देखा गया है कि जो बहुत ही एंटीक जो ग्लास लगे थे चर्चेज में यूरोप में, उनकी अगर ऐसे जैसे मान लो ये खिड़की लगाई गई, तो खिड़की ऐसे नहीं मिली, खिड़की ऐसे मिली, नीचे की तरफ थोड़ी सी फैल चुकी थी वो, क्योंकि कहते ऐसा माना गया कि ना ग्लास फ्लो करके नीचे की तरफ आ गया। तो ऐसा माना गया कि शायद इसलिए क्योंकि ग्लास लिक्विड टाइप प्रॉपर्टी थोड़ी एग्जिबिट करता है, और इसीलिए जो ग्लास के जो एटम्स हैं ये बहुत स्लोली मूव करते हैं, ताकि और नज़र भी नहीं आते, बहुत सालों में बदलते हैं। और इसीलिए लेकिन जो सॉलिड है उनके स्ट्रक्चर सालों साल, क्या जितने मर्जी साल रखो, सॉलिड के स्ट्रक्चर्स नहीं बदलते, इसके ग्लास के बदलते नजर आते हैं, इसलिए अमॉर्फस सॉलिड कहलाता है। और जैसे अदरवाइज देखें तो जो सॉलिड्स में क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे शुगर में, सॉल्ट में होते हैं, और लेकिन जो लिक्विड में और या फिर ग्लासेस में देखें, लिक्विड्स एंड ग्लासेस में, इनमें ये जो क्रिस्टल्स या फिर स्ट्रक्चर्स नज़र नहीं आते। तो इसीलिए ग्लास को ना तो लिक्विड मान सकते हैं, ना ही इसको हम सॉलिड मान सकते हैं। और ठीक है, इसीलिए ग्लासेस की एक अलग कैटेगरी है अमॉर्फस सॉलिड, और ये रिजिड ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल नहीं मेंटेन कर पाते। अमॉर्फस का मतलब क्या होता है, दैट इट डजंट हैव दैट लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जो क्रिस्टल्स का ऑर्डर होना चाहिए, जैसे सॉलिड में जैसे एक क्रिस्टल्स लाइन से लगे होते हैं एक दूसरे के साथ साथ, ये ऐसा ऑर्डर नहीं है इसका, जो मेंटेन नहीं रख पाता ये। और लेकिन हाँ, अगर आप इसको पकड़ोगे तो हाँ, आपके हाथ में तो ये ग्लास आ ही जाएगा, इसमें आप पानी पीते हो
कितना कुछ पीते हो। तो इसीलिए ग्लास है तो सॉलिड जैसा बिहेव करता है, लेकिन जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो सॉलिड जैसा नहीं है, इसीलिए ये अमॉर्फस सॉलिड है, इन बिटवीन कोई चीज़ है। तो अगर आपको सवाल पूछे यूपीएससी तो आपने यही मार्क करना है। ठीक है दोस्तों, तो यही था हमारा एक छोटा सा हमारा अटेम्प्ट स्टेट्स ऑफ मैटर पर। आप पढ़ते रहिए, टेस्ट करते रहिए, बहुत सारे टेस्ट आ रहे हैं, टेस्ट करोगे तभी थोड़ा पता लगेगा कि कितना रिटेन हो रहा है, कितना एक्स्ट्रा। इस पर आप और भी रीड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जुड़े हुए पेपर में आते हैं, आपने नंबर लूज नहीं करने। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे बहुत ही जल्द अपने अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।